अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र जज़ाल हूँ। नाज़रीन, शख्सियत के इस शुमारे में आज हमारे साथ जो हस्ती है वो बहरहाल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक मालिक रहे हैं, साबिका एमएलए के बेटे रहे हैं, खुद मुसलसल साजिशों के बाद बाज़ात खुद रुकन असम्बली बने हैं। ये है डॉक्टर बशीर अहमद गिरी। इनसे आपको रूबरू कराएंगे। मैं यहीं वीरी गाँव है मेरा, विलेज जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। उसके बाद मैं वहीं पे पढ़ा हूँ प्राइमरी स्कूल से, और उसके बाद मेरी मिडिल लेवल की स्कूलिंग हुई एक नेबरिंग विलेज से, और बाद में बिजगारा एमएल हायर सेकेंडरी, और कुछ वक्त का मैं हल्फिया इस्लामिक कॉलेज अनंतनाग में भी पढ़ा हूँ 10th में। तो ये मुख्तसर से मेरा तालीमी असर है। बाकी जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वो आपने एमबीबीएस कहाँ से किया? मैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हुआ था 1988 दिसंबर में। तो उसके बाद 90 में जो हालात पैदा हुए यहाँ पे, 91 में मुझे यहाँ किडनैप किया गया पॉलिटिकल बेसिस पे, और कोई 22 दिन मुझे कैप्टिविटी में रहना पड़ा, जिसमें मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ। खासकर मेरे लेफ्ट ईयर पे उन्होंने उस वक्त टॉर्चर ही कहेंगे, आई लॉस्ट लेफ्ट ईयर एंड दैट वाज द हॉरिबल टाइम। बाद में लोगों ने काफ़ी जदोजहद की, हड़ताल किए, क्योंकि मेरा तो उस वक्त कोई एक्टिव रोल बनता नहीं था। मैं एक दरगाह भी चलाता था, इस्लामी तालीमात भी देता था लोगों को, और मुफ्त पढ़ाता था बच्चों को, और खुद भी एक यूँ कहें कि उस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, क्योंकि हमारा पीर घराना था। तो उसमें एक जाहिर सी बात है, हमें हर हमेशा दीनी उलूम की तालीम एक ज़रूरी एक हिस्सा ज़िंदगी का समझा जाता था। तो जिस वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन लोगों के साथ, चाहे जुमा के दिन मेरी तबलीग होती थी, या कभी कभार मैं नमाज भी पढ़ाता था, तो लोगों में अपना मेरा एक असर था। तो उस वक्त लोगों ने ये सवाल पूछा, उस वक्त के जो वो लड़के थे, जो भी मूवमेंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, आपने कैसे? तो आपने इसको किस बात पे, इसने क्या गुनाह किया? तो वो एक प्रेशर बना उन पे। तो 22 दिन के बाद मुझे माँ से मिलने के लिए खुला छोड़ दिया गया। तो उसके बाद मेरे ताया जी और मेरी वालदा ने, क्योंकि वालिद साहब तो पहले ही माइग्रेट कर चुके थे, और उन्होंने फिर वापस जाने नहीं दिया, और मैं यहाँ से नकल मकानी करके वापस अपने वालिद के साथ जम्मू चला गया। माइग्रेशन करवाई मैंने, उसमें भी कोई 6-7 महीने ज़ाया हुए, और जदोजहद में तो अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में मेरा बाकी तालीम जो है वो कंप्लीट हुई जी। उसके बाद आपने बहस डॉक्टर? हाँ, मैं वापस आया, और उसके बाद बॉम्बे में मैंने बैकला हॉस्पिटल रेलवे में भी डिप्लोमा किया। वापसी आके जम्मू मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, और एज असिस्टेंट सर्जन, पहले तो एज हाउस सर्जन मैं वहाँ काम किया तकरीबन 1 साल। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मैं सिलेक्ट हुआ। मैं शॉर्ट कमीशन आर्मी का भी मिला मुझे एज ए कैप्टन। रेलवे में भी मेरी सिलेक्शन हुई। तो क्योंकि अपने घर में, अपने स्टेट में, अपनी रियासत में जगह मिली पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो मैंने बाकी चीज़ें छोड़ के ये ज्वाइन किया, और फिर डिप्लोमा मैंने इसमें रेडियोलॉजी में भी किया, और 12 साल मैंने हेल्थ में अपनी खिदमात हाँ सर अंजाम दी यहाँ पे। और क्योंकि एक सियासी डर होने की वजह से हमारे लोगों का दबाव बढ़ता रहा मेरे वालिद से मेरे ऊपर भी, तो मैं सियासत के साथ तो मेरी वाबस्तगी रही ही रही। वो तो 1984 से ही, क्योंकि वालिद साहब मेरे यहाँ एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इस एरिया के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, तो लोगों का आना जाना था, तो मेरी उसके साथ नेचुरल सी वाबस्तगी हो ही जाती है इंसान की, तो मेरी भी हो गई। तो फिर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स यूनियन एक मूवमेंट चली थी, तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हायर सेकेंडरी में पढ़ते थे, उस वक्त से वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसके साथ भी मेरी वाबस्तगी रही। और 96 के बाद जब यहाँ पे हालात वापस से जमहूरियत का ये शुरू हो गया, तो उस वक्त
والد की वजह से मेरी भी फिर से इसके साथ इन्वॉल्वमेंट हुई, जो फाइनली 2008 में मैं इलेक्शन में खुद कंटेस्ट करना पड़ा। तो जिसका ये नतीजा हुआ कि काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी आई मीन मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से पीडीपी के सरबराह और उनकी अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे लड़ना और यहाँ से जीत जाना ये मशक्क़तों और काफ़ी मेहनत के बाद हुआ है। मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा, इस दौरान मैं एमएलसी भी रहा, और कोशिश मेरी यही रही कि मैं हर एक कॉर्नर पे पहुंचूं, हर एक के साथ अपना राब्ता बनाऊं। तो जिसका अल्लाह ने बाद में चला दिया 2024 के इलेक्शन में। लोगों को भी इस बात का एहसास था कि ये पिछले 20-22 साल से वालिद के दौर के ज़माने से यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और अपने दौर में भी हमारे साथ हर एक गम खुशी में शरीक रहे, और काफ़ी सफ़र भी हुए। तो इस बात का लोगों को काफ़ी एहसास रहा, जिसका मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। और अल्लाह ने भी ये दुआएं सुनी, तो हमें 2024 में अल्लाह ने जी। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे स्टूडेंट थे? नॉर्मल या जीनियस या सुपर जीनियस? नहीं, मैं तो नॉर्मल जीनियस नहीं कहूँगा, मैं भी एक स्टूडेंट था जिसको पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी रहती है जितनी आम स्टूडेंट्स को रहती हैं जो अबो पार होते हैं। तो हम खेल भी खेलते थे, हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती थी, लेकिन पढ़ाई में भी हमारे ठीक ठाक नंबर आते थे। और अच्छा, ये जो आपको इससे पहले अपर हाउस की रुकनीत मिली जी 5 साल के लिए, जी उसमें 6 साल के लिए 6 साल के लिए, तो उसमें आप अचीवमेंट्स गिनवा सकते हैं कोई खास? कोशिश मेरी यही रही कि जो हमारा इलाका है जिसकी सरबराही कभी मेरे वालिद क्या करते थे, वालिद के ज़माने से 77 से ही मैं अपने इलाके के नशीब फराज को जानता था, यहाँ की टोपोग्राफी से वाकिफ था, यहाँ के लोगों के साथ मेरा अपना ही कनेक्ट था। तो मैंने कोशिश की, चाहे यहाँ के पीएमजीएसवाई के रोड अपग्रेडेशन की बात कहें, आप बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैंने आर्गुमेंट करने की कोशिश की, और हुआ। बहुत सारे ब्रिज बनवाए मैंने, यहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके साथ साथ बाकी ये जो है हमारी कहानी है वो, हाँ आपकी वो भी है, वो एक गंदा सा बिल्कुल, जहाँ पे हालांकि मुफ्ती साहब का घर था, वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे हर साल बिजदारा कॉलोनी में एक क्या कहेंगे एपिडेमिक सा फैलता था कॉलरा की वजह से, एक बहुत बड़ा पैच था। तो वहाँ के लोगों ने मुझे, मैं किसी दिन वहाँ से निकल रहा था, तो लोग मस्जिद से बाहर निकले, तो मुझे देखा वहाँ पे मेरी गाड़ी के सामने आ गए, खड़े हो गए, हालांकि मैं नुमाइंदा नहीं था। तो उन्होंने ये सवाल किया कि देखिए अब आप यहाँ पे हैं, तो अगर आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा कोशिश करूंगा मैं जी। मैंने चलिए, तो मैंने उस वक्त पैसों का अरेंजमेंट किया, कोई 20-25 लाख रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से भी दिए। हालांकि मेरे अपनी पार्टी के लोग कहते थे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, हमें कुछ मिलना नहीं, लेकिन मैंने वो परवाह नहीं। और उसके बाद 2 करोड़ रुपया, 1.5-2 करोड़ रुपया और लगवाया, उसको एक बेहतरीन पार्क बनी है, जिसका मुझे मतलब चलिए एक गुडविल तो है। इसी तरह आपका जो वहाँ मैरिज हॉल था, जो उसके कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको 63 लाख रुपीज मैंने मार्च 31 को दिलवाया, जिसके बाद वो कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपके हॉस्पिटल की बिल्डिंग, जो ट्रामा हॉस्पिटल है, उसकी मैंने फाउंडेशन स्टोन वहाँ दिलवाई। जबलीपुरा फ्रूट मंडी है, उसका मैंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब को तकलीफ देके वहाँ पे लाया। हालांकि वो सियासत की शिकार हो गई थी, क्योंकि पीडीपी के 2 एमएलए थे, एक एमएलए साहब बिजदाड़ा के जिनको हॉर्टिकल्चर का काफी मतलब दबाव था, वो बोलते थे वहाँ मंडी बननी चाहिए, लेकिन जो उस वक्त होमशाली एरिया में मंडी बन रही थी, तो वहाँ के लोगों की जमीनें जा रही थी, तो वहाँ के एमएलए उसको नहीं चाहते थे। तो ये यहाँ से बोलते थे, तो इसको यहाँ से लोग वोट देते थे, वो वहाँ से उनकी सिफारिश करते थे। तो मैंने जब ये मामला अपने चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त उमर साहब थे, उनकी नोटिस में लाया, तो उन्होंने मुझे अपडेट करके बोला यार ये सियासत का शिकार है, और 2 एमएलए के बीच में हैं, और वो दोनों हमारी पार्टी के नहीं है, तो आप कैसे बीच में आ सकते हैं। मैंने कहा देखें, आपके खानदान ने इस कौम को हर हमेशा अच्छा ही किया है, इन चीजों से उठ के काम किया,
تو شری کشمیر کا اپنا کنٹریبیوشن ہے, ڈاکٹر صاحب کا اپنا کنٹریبیوشن. آپ بھی رکھیے ساؤتھ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا وہاں پہ ایک مرکزیت اس کی بنے گی وہاں پہ, جس سے ہمارا یہ جو پروڈیوس ہے ہارٹیکلچر اس کو ایک فوقیت ملے گی. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد اگلے دن مجھے بلایا اور انسٹرکشن پاس کیے, بولے ٹھیک ہے آپ رکھیے پروگرام وہاں پہ, میں آتا ہوں. تو مجھے یاد ہے اس دن انہوں نے کئی سارے پروجیکٹس کا افتتاح کیا وہاں. ان کی اس فروٹ منڈی کو ہم نے پھر راتوں رات وہاں پہ وہ شالی وغیرہ جو تھی وہاں پہ دان, وہاں پہ مٹی شٹی ڈلوائی اور وہاں تھوڑا سا راستہ بنایا وہ پیڈسٹل کے لیے. تو اگلے دن سی ایم صاحب آئے تو وہاں ہم نے وہ یہ ٹاٹ شاہ ڈلوائے تاکہ وہ مڈ کے اوپر انیشیٹو ہو گیا, کام شروع تو وہاں کام شروع کروایا, ایک پیڈسٹل ڈلوایا. ناقدین جی بھاجپا اور پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے, حالانکہ میرا انفرادی عقیدہ کیا ہے, بیسک جرنلسٹ وہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا, وہ میں اپنے ولاگس میں کہتا ہوں. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاندانی پارٹی ہے. آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے اگر یہ پی ڈی پی کہتے ہیں تو وہ خود خاندانی ہی ہے, اور جہاں تک دیکھا جائے تو ان کے خاندان کا اتنا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں جتنا کہ عبداللہ خاندان کا کنٹریبیوشن ہے. یہ تو آپ خود بھی کمپیریزن کریں. دوسری بات, اگر آپ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں, ان کو تو جملے چاہیے. آج بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے منسٹرز ہے اور جو ان کے ایم پیز ہے, تقریباً 59 ڈائناسٹیز سے ہیں. جن میں مادھو راؤ سندھیا جو کانگریس سے انہوں نے لیے, کانگریس سے لیے انہوں نے, تو کانگریس سے چرا کے لیے انہوں نے. ایس بی چوہان کو آپ جانتے ہوں گے مہاراشٹر میں, ان کے بیٹے کو شنکر راؤ کو انہوں نے لے لیا, پھر یہاں پہ آ کے وہ خاندانی نہیں رہے کیا. مادھو راؤ سندھیا کے بیٹے کو لیا, کیا ہے ان کا نام, ان کو لے گئے کیا, پھر وہ ہاں جوتی راؤ سندھیا, تو کیا